नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बजट 2026 भारत के असली संकटों से अनजान राहुल गांधी। अखिलेश यादव बोले बजट लोगों की समझ से बाहर। पीएम मोदी ने बजट को बताया भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार। बजट भाषण से बहुत कम डिटेल्स मिले हैं। शशि थरूर, पूरी तरह से बेजान बजट। कांग्रेस सरकार के पास अब कोई ठोस आइडिया नहीं बचा है। महिला विरोधी, किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी बजट। ममता बनर्जी, बजट 2026 पेश होते ही इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्रीय बजट भारत के असली संकटों से अनजान है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि देश में युवा बेरोजगार हैं, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है और किसान संकट में हैं। वैश्विक स्तर पर पड़े झटकों की आशंका है, लेकिन बजट में इन मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने लिखा कि यह ऐसा बजट है जो दिशा सुधार से इनकार करता है और भारत के वास्तविक संकटों को नहीं दिखाता। वहीं पत्रकारों द्वारा केंद्रीय बजट पर अपनी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि कल कहेंगे, अपनी बात रखने के लिए संसद का इस्तेमाल करेंगे। बजट 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को विकसित भारत का बजट बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट 2026 को लोगों की समझ से बाहर का बजट कहा है। अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक, विकसित भारत बजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता, नौकरी रोजगार नहीं दिए, सपने दिखाने वाला बजट है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भाषण से बहुत कम डिटेल्स मिले हैं। हो सकता है कि बजट डॉक्यूमेंट में ज्यादा जानकारी हो। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े स्तर के मुद्दों पर देखें तो इसमें ना तो मिडिल क्लास के लिए कुछ था और ना ही लोअर मिडिल क्लास के लिए। राज्यों के लिए भी इसमें कुछ नहीं था। थरूर ने कहा कि हकीकत यह है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण 41% पर ही बना हुआ है और कई राज्यों के पास अपने नागरिकों और वोटरों के प्रति जिम्मेदारियां निभाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। यह अब एक वास्तविक चिंता बन चुकी है। इसमें इस बात का भी बहुत कम ब्यौरा था कि क्या चीज कहाँ होगी। उदाहरण के लिए केरल में हम करीब 15 साल से एक एम्स का इंतजार कर रहे हैं। इस पर कोई घोषणा नहीं हुई। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने का जिक्र जरूर था, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वे कहाँ होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को विपक्ष की सबसे तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 को पूरी तरह से बेजान बताया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में रमेश ने लिखा कि पारदर्शिता की कमी थी और बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कई बड़े कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन के बारे में स्पष्ट नहीं किया। हालांकि दस्तावेजों का भी विस्तार से अध्ययन करने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 90 मिनट बाद ही यह साफ हो गया कि 2026-27 के बजट को लेकर जो भारी माहौल बनाया गया था, उसकी तुलना में यह बहुत कमजोर रहा। यह पूरी तरह से बेजान निकला। भाषण भी पारदर्शी नहीं था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट 2026 को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार के पास अब कोई ठोस आइडिया नहीं बचा और बजट देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान नहीं करता। खड़गे के मुताबिक बजट में न तो स्पष्ट पॉलिसी विजन दिखता है और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसान अब भी आय सुरक्षा और सार्थक कल्याण योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। वहीं असमानता ब्रिटिश दौर से भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है और न ही SC, ST, OBC, EWS और अल्पसंख्यकों के लिए कोई खास सहायता दी गई। उन्होंने आगे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, निर्यात,
महंगाई, निजी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटीज जैसे अहम मुद्दों पर बजट पूरी तरह चुप है। राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति और संघवाद पर भी बजट में कोई राहत नहीं दी गई। पार्टी के अनुसार यह बजट समाधान देने में नाकाम रहा है। केंद्रीय बजट पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह एक फेंकू और लपेटू बजट है। यह बजट विकसित भारत के लिए नहीं है। इसमें रोजगार या देश के मौजूदा कर्ज की बात नहीं की गई। केंद्र सरकार पर कई राज्यों का पैसा बकाया है। उन्होंने पूछा कि किसानों की भलाई के लिए कौन सी योजना लाई गई। यह बजट किसी रेटिंग के लायक नहीं है। बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने एक्स पर लिखा कि आज बजट एक बार फिर देश की विशाल आबादी को प्रभावित करने वाले दो सबसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है। पहला, तेजी से बढ़ती आय की असमानता और दूसरा, भयावह बेरोजगारी। इन संरचनात्मक संकटों से जूझने की बजाय बजट ने सतही उपायों और भारी भरकम शब्दावली का सहारा लिया। शब्दों की यह सजावट एक आध दिन की सुर्खियां तो बन सकती हैं, लेकिन आम लोगों की आर्थिक वास्तविकताओं, चिंताओं में कोई बदलाव नहीं ला सकती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को बंगाल के लिए पूरी तरह खाली बताते हुए इसे महिला विरोधी, किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी, दिशाहीन और विजनलेस कहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बजट लोगों की भावनाओं और उम्मीदों पर खरा उतरता है। इसके अलावा यह बजट पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के विजन के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। इसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। यह बजट रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित करता है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद इस बजट ने देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के हमारे संकल्प को और मजबूत किया है। इस साल हमारे सशस्त्र बलों के कुल पूंजीगत खर्च के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस बजट का मुख्य फोकस हमारे तीनों सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर है। इसके लिए 1.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। संक्षेप में यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन को मजबूत करता है। एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों पर कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने सफाई दी है। रविवार को जारी बयान में पटेल ने उन खबरों को पूरी तरह खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि वह पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी रिपोर्टें निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पटेल ने जोर देकर कहा कि एनसीपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और नेतृत्व से जुड़े फैसले वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सलाह के बाद तय किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए भारतीय रेलवे के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल और तेज यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की। ये कॉरिडोर प्रमुख आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक शहरों को जोड़ेंगे, जिससे यात्रा समय कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और सड़क व हवाई यातायात पर दबाव कम होगा। हालांकि इन परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन का खुलासा नहीं किया गया। घोषित कॉरिडोर में मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल हैं। खास तौर पर कर्नाटक को फायदा होगा क्योंकि बेंगलुरु 2 कॉरिडोर से जुड़ेगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है और इसके 2029 में शुरू होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद गिरा शेयर बाजार। बजट 2026 3 कर्तव्यों पर आधारित। वित्त मंत्री भारत को आगे रखने के लिए वित्त मंत्री ने बताया 6 स्टेप प्रोसेस। चुनाव वाले पश्चिम बंगाल के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं। भारत के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा। भारत के ग्रोथ शहरों को जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने वायदा कारोबार पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री की इसी घोषणा के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट युवा शक्ति से प्रेरित है और 3 कर्तव्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अपने गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर ध्यान दें।
इस संकल्प को पूरा करने के लिए और यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। पहला, हमारा पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और अस्थिर वैश्विक गतिशीलता के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना। हमारा दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, उन्हें भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत भागीदार बनाना। हमारा तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक पहुंच मिले। नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी। अब निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी रेयर अर्थ योजना का विस्तार कर रही है। घरेलू रासायनिक उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर चैलेंज रूट के माध्यम से 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क स्थापित करने में राज्यों को समर्थन करने के लिए एक योजना शुरू करेंगे। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने 2021-22 में किए गए अपने वादे को पूरा किया है, जिसमें 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से कम राजकोषीय घाटे को कम करना था। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। यह 25-26 के अनुमान के अनुरूप है और 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा और घटकर जीडीपी का 4.3% होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2027 में अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए डेटेड सिक्योरिटीज से 11.7 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू होगा। नियम और टैक्स रिटर्न फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे। जुलाई 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पूरी समीक्षा की घोषणा की थी। यह रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया और इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आसान इनकम टैक्स नियम और फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे, जिससे टैक्स पेयर्स को इसकी जरूरतों से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। फॉर्म को इस तरह से रीडिजाइन किया गया है कि आम नागरिक बिना किसी कठिनाई के इसका पालन कर सके। केंद्रीय बजट के साथ वित्त मंत्री ने भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती और भविष्य की दिशा के बारे में एक साफ संदेश दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय बैंक अब मजबूत स्थिति में हैं, उनकी बैलेंस शीट अच्छी है, ज्यादा मुनाफा हो रहा है और खराब लोन पर बेहतर कंट्रोल है। एसेट क्वालिटी में सुधार और कवरेज 98% से ज्यादा होने के साथ इस सेक्टर को स्थिर और विकास के अगले चरण के लिए तैयार माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधारों को सही रास्ते पर रखने के लिए सरकार विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी। यह ग्रुप पूरे बैंकिंग सिस्टम की समीक्षा करेगा और भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को सपोर्ट करने के लिए बदलाव सुझाएगा। साथ ही यह फाइनेंशियल स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से एंटरप्राइज मालिक बनने में मदद करने की योजना बना रही है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के भीतर कम्युनिटी के स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट के रूप में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें बेहतर और इनोवेटिव फाइनेंसिंग के जरिए सपोर्ट किया जाएगा, जिससे महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में अगला कदम उठा सकेंगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में और भी कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे, जामनगर में आयुर्वेद रिसर्च सेंटर बनेगा, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.